नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। 4 सीटों पर मतदान जारी है। खंडवा लोकसभा सीट पर वोटिंग, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट सीट पर भी मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और 36 लाख वोटर इस बार चारों सीटों की किस्मत तय करने वाले हैं। आपको लगातार उन प्रमुख सीटों की हमने स्थिति भी बताई है कि कहां पर किसका ज्यादा जनाधार है, किस तरीके का सियासी समीकरण है, किस तरीके का जातिगत समीकरण है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि किन सीटों पर किन पार्टियों का ज्यादा दबदबा देखने को मिला है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जोबट, देवास, रैगांव ये 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही खंडवा बहुत ही अहम सीट है। और इस सीट पर अब जो चुनाव होने जा रहा है ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बना हुआ है। बात करेंगे वैसे तो जोबट सीट की बात कर लें या पृथ्वीपुर सीट की बात कर लें, ये सभी सीटें एक साख का सवाल बनी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ देखा यह जा रहा है कि प्रचार के आखिरी दिन तक शिकायतें भी गई हैं चुनाव आयोग को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की हैं, जो उन्होंने अन्य सीटों के लिए उन्होंने जो विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने जो घोषणाएं की थी जनता के हित के लिए, उनका ये कहना था कि इससे कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके चलते शिकायतें भी की गई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कई शिकायतें पहुंचाई चुनाव आयोग में कांग्रेस के लिए। अब कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है जिनका अच्छा खासा जमीन मजबूत है, अच्छी खासी जनता के बीच में पकड़ है। तो आज प्रमुख 4 सीटों की जो अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचाएंगे। खास पैनल भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है हमारे जो सहयोगी हैं ललित, उनका यही कहना था कि इस बार रोटी, कपड़ा, मकान तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। और इस बार बहुत अच्छी चीजें देखने को मिली है कि जब चुनावी प्रचार हुआ है तो उस चुनावी प्रचार में मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा मुद्दों को लेकर, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरा मुद्दों को लेकर। यहाँ पर कोई नाटकबाजी, कोई नौटंकी या यूं कहें कि एक दूसरे पर कोई तीखा प्रहार या पर्सनली कुछ भी इस बार ऐसा कोई कमेंट सुनने को भी नहीं मिला है। इस बार तमाम मुद्दों को लेकर ही बातचीत हुई है, क्योंकि तासीर जो है जनता की वो अब शायद हो सकता है राजनेता भी अब समझ चुके हैं कि ये वो वक्त नहीं है जब बतूलेबाजी करके चुनावी मैदान में उतरा जाए। यहाँ पर अब मुद्दों को लेकर ही बातचीत करनी होगी, तभी जनता चुनाव में वोट देगी। और खास पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नेहा बग्गा हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी से, साथ ही अपराजिता पांडे जुड़ गई हैं कांग्रेस से। आप हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो नेहा बग्गा जी आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इस बार बहुत धुआंधार प्रचार किया गया है। पहले दिन से जब से चुनाव की तारीखें तय हुई हैं तब से लेकर आखिरी दिन तक बड़े बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे रहे। अब सत्ता बीजेपी की है, पहले भी 15 साल बीजेपी ने राज किया है। उसके अलावा ये देखा जा रहा है कि कुछ प्रमुख सीटें, जो 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा सीट है, इसमें कुछ सीटों पर अच्छा खासी पकड़ भी है। उसके बावजूद बहुत ज्यादा इतनी मेहनत की गई सीटों पर। रेणु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सीट हो या पूरा का पूरा आम चुनाव हो, उतने ही तैयारी के साथ हमेशा जमीन पर उतरती है। आज जब हम सरकार के अंदर हैं तो हमारा जो संगठन है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के, वो सरकार की योजनाएं और संगठन के विचार को लेकर सतत रूप से जनता के बीच में रहता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लाइव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो या बूथ मंडल के हमारे कार्यकर्ता, वो निरंतर आपको जमीन पर ही मिलेंगे और ये 12 महीने एक जैसा ही व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। उलट अगर आप कांग्रेस की ओर देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावना निकल कर क्या आ रही थी चुनाव से पूर्व में भी और चुनाव के दौरान भी, प्रचार के समय कांग्रेस के कार्यकर्ता की मूल भावना निकल कर आ रही थी, जिसमें वो कह रहे थे गायब कमलनाथ है, कांग्रेस अनाथ है। क्योंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी और दूसरी तरफ जब एक ऐसे आप दल को देखते हैं जो एक परिवार की गुलामी में पीछे चल रहा हो, जिसको लगातार उसका ही नेतृत्व नकारने का काम कर रहा है। पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश में देखा कि लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि एक नेतृत्व जो है उसकी कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसीलिए दिशा विहीन हो गई है कांग्रेस।
और आज जब हम चुनाव में गए हैं तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं, उसके साथ साथ 15 माह की जो कमलनाथ जी की भ्रष्टाचार की, लूट की, ट्रांसफर उद्योग की सरकार चली, वो भी जनता के सामने रखने का काम किया। यह भी बताया कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संबल योजना लेकर आते हैं जिसमें माताओं को लड्डू मिलते हैं बच्चे का पैदा होने से पहले, और एक जो सहायता दी जाती है उसको आते ही माननीय कमलनाथ जी ने बंद किया है। अगर किसानों के लिए सम्मान निधि दी जाती है तो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार जो है वो किसानों की सूची केंद्र को उपलब्ध कराने से मना कर देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य की सरकार अगर प्रधानमंत्री तय करते हैं कि आवास उपलब्ध कराएंगे तो मैचिंग ग्रांट देने से मना कर देते हैं कमलनाथ जी। ये तमाम सारी चीजें हैं जो जनता के बीच में हम लेके गए हैं। और साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि क्योंकि कोरोना का एक पैंडेमिक का काल देखा है तो जनता ने ये देखा कि मध्य प्रदेश में जिस एग्रेशन के साथ में उनकी जान बचाने के लिए पूरा वैक्सीन का कैंपेन चलाया गया है, मोदी जी ने जो वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई है देश के प्रत्येक नागरिक को, वो एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आज पैंडेमिक से बचने के लिए इसके सिवा कोई उपाय नहीं था। 80 करोड़ अगर लोगों के घर में अनाज उपलब्ध कराया गया है तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये थी कि कोई भी ऐसा नागरिक ना हो जिसे भूखे पेट सोना पड़े। और लगातार डीबीटी के माध्यम से चाहे किसान सम्मान निधि के 10,000 रुपए हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांगों को पैसा उपलब्ध कराना हो, ये सब पूरे कोरोना काल में करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस गरीब का वो सपना भी पूरा किया है कि जिसके पास पट्टा नहीं है उसको पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। जो गांव में रहता है उसको स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री करा के मालिकाना हक दिलाया जाएगा। और आज पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने इस प्रकार से चिंता की है अपने प्रत्येक नागरिक के लिए। बिल्कुल। अपराजिता जी आपके पास आते हैं। आपने सारी बातें सुनी, नेहा जी ने क्या क्या कहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे। आपने बोला कि लड्डू बांटे जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात कर रही हैं आप। आंगनबाड़ी केंद्रों की असल में जो तस्वीर है वो भी हमने कई बार न्यूज़ 18 नेटवर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचाई है। जमीनी हकीकत क्या, इसको भी जानने की कभी कोशिश की गई नेहा जी? क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि योजनाएं तो ऊपर से आती हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते वो क्रियान्वयन उनका उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। अपराजिता जी आपके पास आते हैं। अब इमोशनल कार्ड की एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश की गई है। हमने देखा है कि जब पूर्व सीएम कमलनाथ कहीं भी चुनावी प्रचार में जा रहे थे तो उनका यही कहना होता था कि मैंने क्या गलती की, हमसे क्या गलती की, हमने तो किसानों के लिए काम किया, हमने तो जनता के लिए काम किया, तमाम चीज़ें उन्होंने कही। तो क्या अभी भी ये एक ऐसा वक्त है जब इमोशनल होकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाए? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जितनी भी सीटों पर आज उपचुनाव हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए विनम्र श्रद्धांजलि से शुरू करना चाहूँगी। और देखिए, ये जो चुनाव है इसका एक मेन मुद्दा है, ये भारतीय जुमला पार्टी की जो निरंकुश सरकार है उस पे अंकुश लगाने का चुनाव है जिस पे मतदाता निर्णायक फैसला लेंगे। देखिए, हम टीवी स्टूडियोज में बात करते हैं, जो आपने कहा है, जो बातें नेहा जी ने कही सुनने में तो अच्छी लगती हैं पर वास्तविकता, रियलिटी इससे बहुत अलग है। आज कोविड की ये बात कर रही थी, कोविड महामारी में जिस तरीके से आज किसी को मुआवजा नहीं मिला, कोविड महामारी में भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी थी जो कोविड जब चल रहा था, लोग मर रहे थे, तो मध्य प्रदेश में इन्हें एक लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार को गिराना पहले लाजमी लगा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कोविड और जानों का ख्याल रखेंगे। किस प्रकार प्रदेश और देश में कोविड महामारी के दौरान अव्यवस्था का दौर रहा, कितने लोगों की जानें गई, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं और जनता जानती है, जो आज एक निर्णायक फैसला लेगी। क्योंकि ये चुनाव उनको पता है उनके भविष्य के लिए है, उनके बच्चों के, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। अब मैं आपको बताती हूँ वास्तविकता, एक्चुअलिटी आज है क्या। आज जब हम घर से निकलते हैं, कोई अपनी मोटर बाइक निकाल के घसीट के ले जाता है पेट्रोल स्टेशन तक, तो आपने देखा है किस प्रकार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। फिर जब वो पेट्रोल डीजल भराता है तो मध्य प्रदेश की सड़कों में गड्ढे उसका स्वागत करते हैं, जो 18 साल के शिवराज की एक निशानी बन गए हैं आज। फिर बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, जब वो एक जॉब के लिए अप्लाई करना जाता है तो उसे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। कहीं भी आप खाने चले जाएं
तो महंगाई का सामना करना पड़ता है, मिलावट का मध्य प्रदेश में सामना करना पड़ता है। फिर जब आप थक हार कर इस दिन से घर जाते हैं तो घर में आप क्या देखते हैं? बत्ती गुल, क्योंकि शिवराज सरकार ने जंगल राज 18 साल का जो इस्टेब्लिश किया है मध्य प्रदेश में, उससे आज जनता निरंतर जूझ रही है। हम जब जाते हैं इमोशनल कार्ड के साथ, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंडर ये चारों सीटें जीतेंगी। और आरएसएस का इंटरनल सर्वे इनको भी पता है, पहले ही इनको बता चुका है कि चारों सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है बहुत खराब है। और वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, अव्यवस्था फैलाई। और ये बार बार कार्डर बेस्ड पार्टी की बात करते, तो इनको मैं याद दिला दूं, पिछले चुनाव में इनके पास वर्कर्स नहीं थे, आरएसएस के वर्कर्स को बुलाकर पोल बूथ पे बैठाना पड़ा था। तो ये इनका कार्डर है, ये बेसिकली भारतीय जुमला पार्टी अच्छा, है। ये जो जानकारी आप दे रहे हैं अपराजिता जी कि यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि भाजपा की स्थिति बहुत खराब है, क्या उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है? देखिए, मैंने तो आपको अभी से कहा, आप देखेंगे निर्णायक चुनाव है, जनता आगे आके वोट करेगी। क्योंकि देखिए, ये जो चुनाव है ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ है। तो निर्णायक मत जनता देगी और कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी विजयी हुई थी, हम लोकतंत्र के माध्यम से चुनी गई सरकार थी, उसको किस प्रकार से गिराया गया, किस प्रकार से चीजें कोविड में बिगड़ी, और किस प्रकार से आज आप देख रहे हैं किस तबका, कौन सा वर्ग क्या आज मुश्किल में नहीं है, परेशानी में नहीं है। आप देख लीजिए जोबट का चुनाव, आज जोबट में चुनाव है, ये किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं? मध्य प्रदेश आदिवासियों के खिलाफ जितने अपराध हुए उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है, बेटियों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मिलावटखोरी के अपराध मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अभी रिपोर्ट आई थी, अगर बात करें भुखमरी की, मध्य प्रदेश सूडान से भी पीछे है। ये इनके 18 साल का शवराज का जंगल राज है। तो क्या जनता को दिखाई नहीं देता? आप चारों सीटों में देखेंगे कैसे निर्णायक मतदान होगा और जनता कैसे पलटवार करेगी। जी बिल्कुल। आप चूंकि एक बहुत अहम सवाल है, उसका बाद में पूछेंगे आपसे। नेहा जी, आपके पास आते हैं, हम बात करेंगे पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की, क्योंकि सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस सीट पर हम देख पा रहे हैं कि जो क्षत्रिय हैं और जो यादव है उनका अच्छा खासा पकड़ है। मुख्य जो मुद्दे हैं वो हैं पानी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य। पलायन एक बड़ी समस्या यहाँ इस सीट की बनी हुई है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। आपने बोला प्लॉट दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जा रहे हैं, कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पलायन एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, क्योंकि उनको कुछ भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। कांग्रेस का शासनकाल बहुत कम समय का था, बीजेपी ने तो पहले 15 साल राज किया, तब भी ये हालात। देखिए रेणु जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को वहां पर सिंपैथी वोट के चक्कर में उतारा है, नितेंद्र सिंह जी, वो फिर से एक परिवारवाद का उदाहरण सामने कांग्रेस पार्टी ने रख दिया। और उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा काबिल कार्यकर्ता नहीं है। अगर इनका कोई नेता है तो उसके पुत्र की संपत्ति है वो सीट। और यही कारण है कि नितेंद्र सिंह जी को पृथ्वीपुर से टिकट दिया है। अब पृथ्वीपुर से टिकट देने के बाद अगर उनके पिताजी ने वाकई कुछ काम किया होता, ब्रजेंद्र सिंह जी ने पृथ्वीपुर के अंदर कोई विकास के कार्य किए होते, तो उनके भाई जो जिला बदर हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुनील नायक जी का, आज उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से अजब सिंह जी ने पृथ्वीपुर के अंदर माहौल क्रिएट किया, वहां पर जो भय का, आतंक का माहौल बनाया, ये स्पष्ट दिखाता है कि पृथ्वीपुर का जो इनका विकास का मॉडल है वो क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आवास उपलब्ध कराती है तो ये ऑन पेपर्स ही नहीं, साथ साथ जनता इसका प्रमाण दे रही है। जनता आज उस आवास का लाभ उठा के उसके वहां पर रह रही है। अगर मैंने आपसे कहा कि युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी जो है नौकरियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये सामने है, आज सार्वजनिक है कि 1 लाख नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी इस पे भर्तियां होकर जो हमारे मध्य प्रदेश का युवा है वो लाभ उठाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर अगर स्व सहायता समूह की बहनों को स्कूल की ड्रेस बनाने से लेकर पोषण आहार का अगर
खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, तो ये रोजगार उत्पन्न कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगी तो जिस तेजी से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में काम हो रहा है वो हम सबके सामने है। पर ऐश सिंह का लोगों को धमकाना और एक व्यक्ति की मृत्यु के आरोपी होने के बाद भी जिस तरीके का वहां पर माहौल बनाया, ये क्या दिखाता है? और सबसे बड़ी गुटबाजी देखिए कि पृथ्वीपुर के पूरे चुनाव में कमलनाथ जी मात्र एक बार गए हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस ने अपनी जो हार है वो पहले ही स्वीकार कर ली थी और इनके लिए दल नहीं, इनके लिए गुटबाजी सबसे ऊपर है। अब बहुत बड़ी बड़ी बात यहां पर बैठकर कांग्रेस की प्रवक्ता ने की, तो कम से कम ये बता दें कि जब आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो किस मुंह से आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? आज देश के अंदर सर्वाधिक अगर पेट्रोल डीजल का दाम कहीं पर है तो वो गंगानगर के अंदर है। गंगानगर इटली का हिस्सा नहीं है, गंगानगर हमारे देश का हिस्सा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। नंबर 2 अगर पेट्रोल डीजल कहीं पर है तो वो जयपुर में है। नंबर 3 कहीं पर है तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। मध्य प्रदेश में सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है कि हाँ, दाम ज्यादा है, पैंडेमिक की वजह से ओपेक कंट्रीज का जो डिमांड सप्लाई का अंतर आया है वो हमारे सामने है। पर आप ये देखिए कि सरकार के पास इस कोरोना काल में रेवेन्यू का अगर कोई सोर्सेस थे तो वो पेट्रोल डीजल था। अगर हमने 1 रुपए ट्रांसफर किया तो वो 1 रुपया ही किसान के खाते में गया। ये राजीव गांधी की या कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है जो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो राज्यों में 15 पैसे पहुंचते हैं। हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही पहुंचता है। और यही कारण है कि 80 करोड़ परिवारों को हम अनाज उपलब्ध करा पाए। यही कारण है कि किसान सम्मान निधि के हम 10,000 रुपए दे पाए। यही कारण है कि हम वृद्धों के खातों में पैसे भेज पाए। यही कारण है कि हम विकलांग के खाते में पैसे भेज पाए। यही कारण है कि हमने जिन जिन योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से शुरू किया उसका पैसा उसी तरीके से गया। आप याद करिए कमलनाथ जी की सरकार बनते ही ईडी के छापे पड़े थे और ईडी के छापों में जिस तरीके से करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया था वो साफ सामने आया था। और कमलनाथ जी के करीबियों के यहाँ से करोड़ों रुपए पकड़ में आए थे जिसके तार कांग्रेस के मुख्यालय तक मिले थे, सोनिया गांधी जी के कार्यालय तक मिले थे। तो ये कांग्रेस की सरकार है और ये माखौल उड़ाते हैं कोरोना में दी गई वैक्सीन का। आज वैक्सीन की वजह से ही आज विश्व में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज भारत इतनी बड़ी आबादी के होने के बावजूद हम कोरोना पे एक हद तक सफलता हमने पाई है। और इनने क्या किया, जहां जहां इनकी सरकारें हैं और जहां नहीं भी हैं वहां पर सिर्फ वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा की। आप देखिए राजस्थान में वैक्सीन को गड्ढा खोद के गाड़ दिया। आप देखिए पंजाब के अंदर वैक्सीन घोटाला कर दिया, मुफ्त में केंद्र से वैक्सीन लिया और वहां पर इस तरीके से बहुत सारे घोटाले हमने मध्य प्रदेश में भी पढ़े हैं। स्वीकार करने से मना बहुत सारे घोटाले हमने मध्य प्रदेश में भी पढ़े हैं। छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हमने देखे हैं। सतना से लेकर इंदौर तक की हमने खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं, लाइव लिया है। वहां पर जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको भी हमने देखा है, उनसे भी बातचीत हुई है हमारे संवाददाताओं की। तो ये जो गुटबाजी है, ये जो होती है धांधली इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, और जब जमीनी हकीकत हम पकड़ने जाते हैं तो उसकी कुछ उलट ही तस्वीर देखने को मिलती है। अपराजिता जी आपके पास आते हैं। आपने देखा है कि कई सारे आरोप भी लगते रहे। हालांकि नेहा जी हमने ये भी देखा है कि जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त कितने बड़े बड़े आशियाने तोड़े गए, कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे जो कि अवैध तरीके से चल रहे थे उनको नष्ट किया गया है। और वो इतनी बड़ी कार्रवाइयां हुई थी कि न जाने कितनी बड़ी राशि वहां से निकलकर सामने आती थी। और वो कहीं ना कहीं पीछे से बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के कोई रिश्तेदार या कुछ न कुछ निकल कर आते थे बाद में। ये भी हमने देखा है। माफिया राज तो चल ही रहा था, माफिया राज तो चल ही रहा था। जब कंप्यूटर बाबा का सालों का माफिया राज कमलनाथ जी की सरकार ने तोड़ दिया, उसकी बैकबोन तोड़ दी। बात सिर्फ इतनी है, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप कहें कि सिर्फ कमलनाथ जी के शासन में होता है तो आज हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने अवैध अपनी संपत्तियां खड़ी करके रखी थी, चाहे भोपाल के विधायक आरिफ मसूद हो, चाहे कंप्यूटर ये जो अवैध संपत्तियां तोड़ी गई थी, ये जो अवैध होटल रेस्टोरेंट जो बड़े बड़े संचालित हो रहे थे, इनको जो तोड़ा गया है कमलनाथ की सरकार में, पिछले 15 सालों में बीजेपी को क्यों नहीं नजर आया वो? नहीं, क्योंकि इनके मिली भगत थी, आपसे किसने मिल कहा के सब भाई? चल रहा था, आप माफिया देखिए राज, गुंडा लगातार राज। कोई भी हो, ये द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी व्यक्ति अगर अवैध संपत्ति खड़ी कर रहा है, तो आप देखती हैं कि हमेशा जो मशीनरी है, जो सरकारी प्रशासनिक मशीनरी है, वो उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। ये कंप्यूटर बाबा कौन है मुझे बताइए रेनू जी?
क्या ये कांग्रेस पार्टी के नहीं है? क्या इनने अवैध इतना बड़ा आश्रम खड़ा करके नहीं रखा हुआ था? क्या उनकी संपत्ति जिस तरीके से उन्होंने दिखाई थी वो अवैध कब्जा नहीं था? आप मुझे 2 दिन पहले की घटना बताइए। ये किसान हितैषी बनते हैं, जो इनके विधायक हैं, उन्होंने एक किसान की 1,80,00,000 रुपए की जमीन पर कब्जा करके रखा था और उस किसान को अंततः क्या करना पड़ा? उस किसान ने अंततः अपनी जान ले ली। अजब सिंह कुशवाहा की बात कर रही हूं मैं, सुमावली के जो विधायक हैं। और ये इस प्रकार का जो प्रकरण है कांग्रेस पार्टी के अंदर या कांग्रेस के नेताओं का, ये कुछ नया नहीं है। और इस सुमावली विधायक का 2 दिन पहले की घटना है, अगर आपको भी याद होगी, और किसान की जमीन पर कब्जा करने की घटना है। तो ये किसान हितैषी कांग्रेस का असली चेहरा है। उसी प्रकार से आप इनके दूसरे प्रत्याशी को देखिए, महेश पटेल को, जिस प्रकार से उन्होंने एक रेप पीड़िता को धमकाने का काम किया चुनाव प्रचार के समय, ये स्पष्ट दिखाता है कि इनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है। प्रियंका गांधी जब चुप हो जाती है मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के रेप के प्रकरण पर, यह दिखाता है कि सवाल आप करेंगे इसको लेकर रोटियां सेकने के लिए तो 40% महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगी, पर जब मध्य प्रदेश के आपके विधायक का बेटा रेप कर देता है तो आप उस लड़की के लिए नहीं बोलती जो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता है। तो बहुत स्पष्ट है कि चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, सबके लिए कांग्रेस पार्टी की दोहरी रणनीति और दोहरी राजनीति है। जी अपराजिता जी, बहुत सारे आरोप लगे हैं और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, 40% हिस्सा होना चाहिए जो टिकट बंटवारा होगा। यूपी की बात कर रहे हैं हम, जब प्रियंका गांधी बड़े बड़े ऐलान कर रही थी और जब उनसे एमपी के संदर्भ में बात की गई थी और उनसे पूछा गया था तो उन्होंने वाकई में चुप्पी साध ली थी। ये बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि एक तरफ आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और दूसरी तरफ जब कोई घटना जिसमें आप ही के पार्टी के विधायक के बेटे शामिल हैं और इतने बड़े आरोप में शामिल हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं। फिर देखिए, बहुत हास्यास्पद है जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की और किसानों की बात करती है। अभी नेहा जी 2 दिन पहले का वाक्य हमें बता रही थी, मैं 1 दिन पहले का आपको बताती हूँ कि इतनी बुरी हालत है मध्य प्रदेश में कि बीज और खाद के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या नहीं है ये, मैं तो इसे सीधे सीधे कहूँगी मर्डर है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया है किसानों को। किसानों की ये क्या बात करते हैं, जैसे 15 महीने में जो किसान ऋण माफी कमलनाथ जी की सरकार ने कर दिखाया। किसानों की आप बात यहाँ पे देखिए ना, बैठकर चाहे नेहा जी हो नहीं, 1 मिनट आप यहाँ पे सुनिए, फिर महिलाओं पे भी आऊंगी। एक के एक बाद एक इनके प्रश्नों का उत्तर देना, क्योंकि जनता को भ्रमित करने का भारतीय जनता पार्टी जो ये गंदा खेल खेल रही है उसको लाइट में लाना बहुत जरूरी है। किसानों की ये बातें करते हैं, किसानों का आप देख रहे हैं किस प्रकार से हाल है। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में सब जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। जहां तक महिलाओं की बात करते हैं और प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं, ये हमें क्या सबक सिखाएंगे? जो उन्नाव, सेंगर, मेरे पास हजार एग्जाम्पल्स हैं, 1000 उदाहरण हैं, बट उसमें आज जाना नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए खड़े हुए। प्रियंका गांधी जी बोले, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट नेताएं बोले, सबने बोला है प्रधानमंत्री की तरह एक बड़ी खबर का हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर। साधनी पड़ती। बिल्कुल, यहीं से हम शुरू करेंगे। नेहा जी आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात कह रही थी, पेट्रोल रोकना चाहूंगी आपको, अभी वापस आऊंगी मैं आपके पास। एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। सतना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर में मारा गया इनामी डकैत। यूपी एसटीएफ ने गौरी यादव को मार गिराया है। एमपी में गौरी यादव पर था 50,000 का इनाम, यूपी में था 5 लाख का इनामी। मांडव बांध के पास मुठभेड़ हुई, मौके से AK-47 भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सतना से। यूपी में 5 लाख का जो इनामी डकैत है उसे मार गिराया गया है। आपको बता दें, एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने गौरी यादव को मार गिराया है। एमपी में गौरी यादव पर 50,000 का इनाम था और यूपी में 5 लाख का इनाम था। मांडव बांध के पास मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के चलते इसे मार गिराया गया। मौके से AK-47 भी बरामद किया गया है। तो पिछले लंबे वक्त से इस डकैत की तलाश चल रही थी, कई सारी वारदातों में शामिल था और यही कारण है यूपी में कई सारी वारदातें हुई थी कि 5 लाख का इनामी डकैत हुआ और मध्य प्रदेश में 50,000 का इनामी डकैत रहा। इस समय से इस क्षेत्र में इसका आतंक रहा है और इस पर शासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आज बहुत ही सटीक सूचना पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई।
जो मुखबिरों में जाल एसटीएफ ने बिछा रखा था, उनकी मदद से एक बहुत ही सटीक ऑपरेशन हुआ। पहले भी इस गैंग से मुठभेड़ हुई थी, इसके साथी मारे गए थे, लेकिन आज गैंग लीडर को मारने में सफलता मिली है और इसके पास से काफ़ी बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।